हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में मैं गुप्ता एंड गुप्ता के फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। और जो इस लेक्चर का पीडीएफ है वो आईएएस गेटवेज का जो एंड्रॉइड ऐप है वहां पर आप स्टडी मटेरियल सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। दैट इज फ्रीली अवेलेबल और उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग कि अगर हमारा एक लिक्विड है और उसमें जो कोहेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो एडहेशन से ज्यादा है तो जो लिक्विड है कैपिलरी ट्यूब में उसका बिहेवियर क्या होगा। तो बेसिकली किसी भी लिक्विड में हमारी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, ठीक है, वो गवर्न करेंगी कि हमारा जो बिहेवियर है, दो तरह का बिहेवियर है हमारा। एक कोहेसिव प्रॉपर्टीज है लिक्विड में और एक एडहेसिव प्रॉपर्टीज है। कोहेसिव प्रॉपर्टीज इज बेसिकली द इंटरमोलिकुलर attraction between molecules of same liquid। यानी अगर आप अज्यूम करें कि हमारा एक लिक्विड है, यानी अगर हम अज्यूम कर लें कि इट इज वाटर, तो जो हमारे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उनके आपस में जो बॉन्डिंग है बेसिकली दैट इज बेसिकली कोहेशन एंड दिस इज बेसिकली ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ वाटर। ठीक है। और जो एडहेशन प्रॉपर्टी है लिक्विड की वो बेसिकली दूसरे सॉलिड सरफेस के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, वो प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है उसे हम एडहेशन बोलते हैं। ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एंड अदर मीडियम में भी ऑफ सॉलिड सरफेस। तो सॉलिड सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड के साथ कैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं वो हमारी बेसिकली एडहेशन की प्रॉपर्टी है। यहां पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कलर जो डिफाइन कर रहा है दैट इज इंडिकेटिंग जो मॉलिक्यूल्स है वो हमारे डिफरेंट है। लिक्विड का एक मॉलिक्यूल है और एक हमारा सॉलिड सरफेस का मॉलिक्यूल है। तो बेसिकली अगर हम इसको मान लें कि दिस इज ग्लास, तो बिकॉज ऑफ पोलर नेचर ऑफ ग्लास हमारे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्लास के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं। दैट इज ड्यू टू द एडहेशन प्रॉपर्टी। ठीक है। तो जो कोहेसिव प्रॉपर्टी है मैंने बताया आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आ रही है और जो एडहेशन प्रॉपर्टी है दैट इज ड्यू टू द चार्ज्ड पार्टिकल्स या जो चार्ज सरफेस है उसकी वजह से, जो कि अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे बॉन्ड हो जा रहे हैं। तो जो कैपिलरी एक्शन है बेसिकली अगेंस्ट द ग्रेविटी, जो हमारी एडहेसिव फोर्सेस हैं वो हमारी कोहेसिव फोर्सेस से ज्यादा हो जा रही हैं। तो अगर आप इस बिहेवियर को कुछ ऐसे समझें कि ब्लू वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये पानी के हैं, तो इनमें जो आपस में जो बॉन्डिंग हो रही है दैट इज ड्यू टू कोहेशन। और जो इसका जो सरफेस है, इस सरफेस के साथ जो आपको बॉन्डिंग दिख रही है जो कि ग्लास हो सकता है, वो एडहेशन प्रॉपर्टी की वजह से। तो इन दोनों का जो रिलेटिव मैग्नीट्यूड है फोर्सेस का वो डिपेंड करेगा उस मैग्नीट्यूड के ऊपर। ये डिपेंड करेगा कि हमारा जो कैपिलरी एक्शन हो रहा है उसमें जो लिक्विड है वो कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है। उसमें राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है। जैसे कि जो आपका कैपिलरी एक्शन है उसी की वजह से आपका जो पानी है वो प्लांट स्टेम्स या ट्रांसपिरेशन सिस्टम से हमारा ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है। तो अगर आप ये वाला बिहेवियर देखें, ये आप जो इमेज देख पा रहे हैं इसमें हमारी एक ट्यूब में हमने पानी लिया हुआ है H2O और एक में हमने मरकरी लिया हुआ है। ठीक है। जो पानी है उसमें जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनके बीच में जो हमारी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है अट्रैक्शन की, और जो हमारे ग्लास के सरफेस के साथ जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनके बीच में आपका एडिशन हो रहा है और जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स के बीच में आपका कोहेशन हो रहा है। अब बिकॉज इस वाले फिगर में यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर देयर इज अ राइज, जो हमारा जो सरफेस कांटेक्ट में है दैट इज एक्सपोज टू एयर, वहां पर आपका देयर इज अ राइज। तो ये जो कर्व्ड सरफेस बन रहा है इसको हमने मेनिस्कस बोला। अब जो ये शेप है दिस इज कॉल्ड कॉनकेव मेनिस्कस। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कॉनकेव मेनिस्कस। आपको कुछ इस तरह दिखेगा। यहां पे ये कुछ ऐसा है। ठीक है। तो जो आपका ये राइज हो रहा है यहां इसलिए हो रहा है बिकॉज जो हमारी कोहेसिव फोर्सेस हैं
वो हमारी एडहेसिव फोर्सेस से कम है। ठीक है, ठीक है, यहां का जो एडहेसिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है वो कोहेसिव फोर्सेस के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। लेकिन मरकरी के केस में अपोजिट हो रहा है, वहां पे जो शेप है वहां पे शेप ऐसे कुछ बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये देयर इज अ, तो यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की जो बॉन्डिंग है मरकरी के केस में वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो यहां पर जो कोहेसिव फोर्सेस हैं हम कह सकते हैं कि ये आर ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्सेस। इसी वजह से जो मरकरी है इट इज कॉल्ड नॉन वेटेबल लिक्विड, ये सरफेस को वेट नहीं करता बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोहेसिव जो एडहेसिव फोर्सेस हैं उनसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसी वजह से जब कैपिलरिटी एक्शन में आप देखोगे तो इट हैज अ टेंडेंसी टू मूव अवे फ्रॉम द सॉलिड सरफेस। तो इसी वजह से हमारा जो मेनिस्कस है वो कॉन्वेक्स शेप का बनेगा। देयर विल बी राइज, अगर किसी ट्यूब को आप मरकरी के सरफेस में इंसर्ट करेंगे नैरो ट्यूब को, तो हमारा जो मरकरी का लेवल है वो ट्यूब में इस शेप का बनेगा, दैट इज कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ठीक है, और ये टेंडेंसी होगी इसको निकलने की, इट हैज अ टेंडेंसी टू मूव अवे फ्रॉम द सरफेस। बिकॉज ऑफ दिस इनके बीच की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो हमारा ग्लास को अडहेयर नहीं करेगा एंड इट विल हैव कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ठीक है, एंड देयर विल बी अ डिप्रेशन। तो यहां पर हम ऑप्शन कह सकते हैं कि जो लिक्विड है कैपिलरी ट्यूब में कोहेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू एडिशन विद द सॉलिड हम अज्यूम कर लें इट इज अ ग्लास विच हैज अ पोलर नेचर। तो हमारा जो डिप्रेशन होगा विद कॉन्वेक्स सरफेस अपवर्ड, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे सिमिलरली अगर कोई आपका कार के ऊपर कोई ड्रॉप पड़ा हुआ है पानी का विच इज फर्दर एक्सपोज टू एयर, तो वहां पर आप देखेंगे कि इट इज इन द शेप ऑफ काइंड ऑफ बबल। तो वो इसलिए है बिकॉज वहां का जो सरफेस है वो आपका क्या बन रहा है, कॉन्केव बन रहा है। कॉन्केव इसलिए बन रहा है बिकॉज वहां पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वाटर के अंदर वो हमारी ज्यादा स्ट्रांग है, वहां पे कोहेशन इज वेरी वेरी स्ट्रांग। सॉरी, एडेशन फोर्सेस आर वेरी वेरी स्ट्रांग। इसी वजह से देयर इज अ राइज इन कैपिलरी ट्यूब। तो ये वाला जो शेप है आप देख पा रहे हो यहां पे आपका ये कॉन्केव मेनिस्कस है एंड देयर इज अ राइज बिकॉज यहां पे आपकी जो एडेसिव फोर्सेस हैं वो ज्यादा स्ट्रांग है पानी के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर हमें 4 स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करना है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जो सरफेस मतलब कोई भी लिक्विड का जो सरफेस है, ठीक है, उस पे जो टेंशन है, टेंशन क्यों है, बिकॉज जो हमारे सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं वहां पे अनबैलेंस फोर्सेस हैं बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो हमारा पानी की, अगर हम अज्यूम करें कि हम पानी की बात कर रहे हैं, तो जो कोहेसिव फोर्सेस हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड जिसमें जो फिल्म है, सरफेस है, वो टेंशन एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे यू कैन सी कि जो हमारा सरफेस पे जो लिक्विड्स हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स, इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, देयर इज अ टेंसाइल फोर्स जो कि हम सरफेस टेंशन कह रहे हैं जिसको। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई टर्म सिग्मा। इसको हम दूसरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज बेसिकली अ फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन यूनिट लेंथ ऑफ फिल्म इन इक्विलिब्रियम। फिल्म मतलब जो हमारी टॉप लेयर है, यूनिट लेंथ ऑफ फिल्म को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए जितनी फोर्स चाहिए, दैट इज बेसिकली सरफेस टेंशन एंड दैट इज ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज ड्यू टू बेसिकली कोहेसिव फोर्सेस। इसी वजह से कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, लाइक इंसेक्ट्स कैन वॉक ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, अगर ठीक है, तो दिस इज बेसिकली सरफेस टेंशन। तो ये फेनोमेना हमारा बेसिकली क्या हो रहा है, तो सरफेस टेंशन हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कोहेसिव फोर्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, और
इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फ्लूइड, जो हमारा जो सरफेस जिसके कांटेक्ट में, फ्लूइड इन कांटेक्ट विथ लिक्विड सरफेस। तो हम अगर कहें कि जो हमारा पानी का जो सरफेस टेंशन है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, पानी अगर रखा हुआ है और सरफेस पे हमारा एयर है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऑलवेज मेंशन कि हमारा कांटेक्ट सरफेस में क्या लिक्विड है। तो जो हम लिखते हैं सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.0736 न्यूटन पर मीटर, यानी 1 मीटर फिल्म को ब्रेक करने के लिए हमें इतनी न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी, ये मतलब हुआ एट 20 डिग्री सेल्सियस। इसकी यूनिट हमारी डाइन्स पर सेंटीमीटर भी लिख सकते हो आप इसको। ऑन दैट दिस सरफेस टेंशन इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। और इसी तरह जो हमारा मरकरी है उसका विथ रिस्पेक्ट टू एयर इन कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड सरफेस, उसका जो मैग्नीट्यूड आता है दैट इज 0.494 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख रहे हो कि जो कोहेसिव फोर्सेस हैं इन केस ऑफ मरकरी इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इसी वजह से जो सरफेस टेंशन का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा कंपैरेटिवली वाटर के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है। सिमिलरली तो हम ये कह सकते हैं हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज कैपिलरिटी इज ड्यू टू बोथ डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स ऑफ कोहेशन एंड एडहेशन। उसी सेम लिक्विड की प्रॉपर्टी है हमारी जो एडहेशन है और कोहेशन है। तो हमारा जो कैपिलरिटी एक्शन है इन दोनों के रिलेटिव मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है कि जो कैपिलरी एक्शन है उसकी वजह से राइज होगा या फॉल होगा। लाइक शोन इन दिस फिगर, यहाँ पे राइज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एडहेसिव फोर्सेस हैं दे आर स्ट्रॉन्गर देन द कोहेसिव फोर्सेस। यहाँ पे हमारी कोहेसिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन द एडहेसिव फोर्सेस, इस वजह से वो सरफेस को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे दे हैव टेंडेंसी टू राइज फ्रॉम द लेवल्ड सरफेस। तो यहाँ पर आपको बुक का रेफरेंस भी दिया हुआ है मैंने कि सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेशन बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल्स एट द सरफेस वेयरएज कैपिलरिटी इज ड्यू टू द बोथ कोहेशन एंड एडहेशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1, स्टेटमेंट 1 और 4 दोनों करेक्ट होगा। सरफेस टेंशन इज ओनली ड्यू टू कोहेशन बिकॉज दैट इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एट द फिल्म। ठीक है, एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं कि बबल्स में सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी हो रही है, यहाँ पर ये जो एक्शन हो रहा है यहाँ पे सरफेस टेंशन और कैपिलरिटी दोनों फिनोमेना एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा 200 किलो पास्कल का जो प्रेशर है वो किसके इक्विवेलेंट है, कितने हेड के इक्विवेलेंट है ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसकी जो रिलेटिव डेंसिटी है वो 1.59 है और हमें हेड निकालना है, कितने हेड के इक्विवेलेंट हमारा जो प्रेशर है वो 200 किलो पास्कल है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो पैरामीटर लिखा है रिलेटिव डेंसिटी, इसको हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज बेसिकली, इसको हम कह सकते हैं कि मास डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड विथ रिस्पेक्ट टू मास डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। लिक्विड के केस में जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है दैट इज कंसीडर्ड एज वाटर एंड जनरली प्योर वाटर, एंड दैट डेंसिटी मास डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस में जो प्योर पानी की जो डेंसिटी है, मास डेंसिटी है, वो कितनी है, उसके रेस्पेक्ट में फ्लूइड की मास डेंसिटी क्या है, दैट इज, इसी वजह से इसको हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो हमें एक स्टैंडर्ड फ्लूइड चाहिए जो कि हमने लिक्विड के केस में पानी लिया हुआ है। ठीक है, लेकिन जब हम गैस की रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं तो गैस के केस में जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है वो हमारा हाइड्रोजन है या एयर ले लेते हैं कभी कभी एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये ध्यान रखना है, गैसेस के केस में जो रिलेटिव डेंसिटी है वो अलग फ्लूइड के रेस्पेक्ट में है। पानी की रिलेटिव डेंसिटी जो है, लिक्विड के केस में पानी इज द स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, तो यहां पे अगर रिलेटिव डेंसिटी जो है वो अगर 1 से कम है तो इसका मतलब कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा बिकॉज इट इज लाइटर देन, अगर हम फिजिकली उसको समझने की कोशिश करें कि वो हमारा पानी के से हल्का है, लाइट वेट है, तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा पानी में। और अगर हमारी रिलेटिव डेंसिटी जो है वो 1 से ज्यादा है, इट मीन्स कि वो हमारा पानी की डेंसिटी से ज्यादा है, तो इट विल सिंक। ठीक है, तो अब यहां पर जो रिलेटिव डेंसिटी है वो हमारी दी हुई है कार्बन टेट्राक्लोराइड की 1.59,
कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसको लिख सकते हैं मास डेंसिटी ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड डिवाइडेड बाय मास डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.59। वाटर की हम जनरली 4 डिग्री सेल्सियस पे हम अज्यूम कर लेते हैं, इट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो मास डेंसिटी हमारी कार्बन टेट्राक्लोराइड की आ जाएगी 1590 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो जो प्रेशर है वो हमारा बेसिकली होता है स्पेसिफिक वेट मल्टीप्लाइड बाय हेड। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका जो डेरिवेशन है वो समझ लेंगे नेक्स्ट जब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो दैट इज रो ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय एच। यहाँ पे प्रेशर जो दिया हुआ है वो 200 किलो पास्कल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे h जो है वो x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 200 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ पास्कल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1590 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो विल गेट 12.82 मीटर यानी 12.8 मीटर का जो हेड होगा वो हमारा यहां पे जो प्रेशर आएगा दैट विल बी इक्वलेंट टू 200 किलो पास्कल। इसका मैथमेटिकल फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि अगर हम 12.82 मीटर हाइट का कार्बन टेट्राक्लोराइड स्टैक करें तो हमारा जो उसके बॉटम पे जो प्रेशर मिलेगा दैट विल बी 200 किलो पास्कल। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्रेशर इंटेंसिटी इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस एट अ पॉइंट। ठीक है, प्रेशर इंटेंसिटी जो है इसको हम नॉर्मली प्रेशर भी कहते हैं या इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर भी कहते हैं, सेम टर्मिनोलॉजीज हैं। एंड दिस प्रेशर इंटेंसिटी इज एनालॉगस टू जो हम लोग सॉलिड मैकेनिक्स में जो नॉर्मल प्रेशर नॉर्मल स्ट्रेस लिखते हैं, दैट नॉर्मल स्ट्रेस इज नोन एज बेसिकली प्रेशर इंटेंसिटी या प्रेशर या इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन केस ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियोस में, इट इज एक्सप्रेस्ड एज फोर्स एंड दिस इज बेसिकली नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया जिस पर हमारा जो नॉर्मल फोर्स है वो एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है फ्लूइड के केस में या लिक्विड के केस में हमारा जो प्रेशर है ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो भी प्रेशर का इंटेंसिटी है प्रेशर है वो परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है, फोर्सेस जो है परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही हैं। तो अगर हम ये एज्यूम कर लें, ठीक है, कि जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो सेम इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट, कब होगी, किस सिचुएशन में होगी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कोई फ्लूइड ले लेते हैं। ठीक है, इन्फिनाइटली स्मॉल फ्लूइड। ठीक है, ये हमारा फ्री सरफेस है, हमने एक फ्लूइड का पार्टिकल लिया और इस पार्टिकल पे ये कंसीडर अ पॉइंट इन द फ्लूइड पार्टिकल, और इस फ्लूइड पार्टिकल पे हमने डिफरेंट एक वेज एलिमेंट कंसीडर किया जो कि थीटा डिग्री पे लाइन था। ठीक है, तो हमारा जो इस पे हमारे 3 सरफेसेस निकल के आए जिसकी हमने डायमेंशंस अज्यूम कर ली, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। जो डेल्टा वाई है हमारा वो ये है बेसिकली, अगर हम इसको ऐसे 3 डायमेंशन में देखें, ये वाली जो डायमेंशन है ये हमारी डेल्टा वाई है। तो हमारा ये जो सिस्टम है दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन एंड दिस इज जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर कोई भी पॉइंट हमने फ्लूइड में कंसीडर किया और उसको हमने डिफरेंट डायरेक्शन में प्रेशर निकालने के लिए उसको हमने एक वेज एलिमेंट कंसीडर किया, तो यहाँ पे जो प्रेशर फोर्सेस हैं हम अज्यूम कर रहे हैं कि अभी हमारी जो प्रेशर फोर्सेस हैं, प्रेशर है वो तीनों डायरेक्शन में अलग अलग एक्ट कर रही है। इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में और हमारी इस डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में हमारी प्रेशर फोर्सेस अलग अलग है। वी आर अज्यूमिंग दैट, और ये अज्यूम किया ये फ्लूइड हमारा सबसे पहले रेस्ट पे है, फ्लूइड इज एट रेस्ट। ठीक है, एंड इट इज एट अ हाइट ऑफ h फ्रॉम द फ्री सरफेस। ठीक है, तो जो फोर्सेस हैं हमारी
ये एलिमेंट अगर हमारा, इसका जो हाइपोटेन्यूज एलिमेंट था एल था, ठीक है, तो हमारा जो फोर्स होगा वो हमारा ये एरिया P1 इंटू एरिया यानी डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड, P2 डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इस सरफेस पे हो जाएगी, और जो हाइपोटेन्यूज वाला है वो P3 डेल्टा वाई इंटू एल हो जाएगा। ठीक है, जो बिकॉज फ्लूइड इज एट रेस्ट, तो हमें जो हमारा नेट फोर्सेस होंगी वो हमारी जीरो होंगी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हम सभी फोर्सेस को जब रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वी विल गेट, और इस पे हमारा एक वेट भी एक्ट कर रहा होगा W, तो जब y डायरेक्शन में हम रिजॉल्व करेंगे सिग्मा एफ वाई फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ दिस पार्टिकल, तो वेट जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, मास इनटू स्मॉल जी, मास जो जी, इसको मास को हम लिख सकते हैं रो इंटू वी इंटू जी। जी रो इज बेसिकली डेंसिटी, वी हैव अज्यूम्ड कि डेंसिटी हमारा कांस्टेंट है, दैट इज फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, तो रो वी जी जो वॉल्यूम होगी वो क्या हो जाएगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, बिकॉज अ ट्राइंगुलर एलिमेंट। ठीक है, तो जब इनको आप इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस से निकालोगे तो विल गेट कि जो P1, P2 और P3 फोर्सेस प्रेशर्स हैं वो तीनों इक्वल हैं। तो वी कैन कंक्लूड, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे हमारे सभी डायरेक्शंस में, इन ऑल डायरेक्शन, जो प्रेशर है वो हमारा कांस्टेंट होगा। प्रेशर इज कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, जैसा कि ये पॉइंट आपने दिखाया, सभी डायरेक्शन में आपका जो प्रेशर का मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रेशर है ये हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शंस। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन किस डायरेक्शन पे एक्ट कर रही है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो इससे इंडिपेंडेंट है उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये जो एजम्पशंस हैं कि सभी डायरेक्शन में सेम होगा, उसके लिए हमने फ्लूइड को क्या अज्यूम किया था कि फ्लूइड हमारा रेस्ट पे है। तो रेस्ट पे है इसका मतलब कि उस फ्लूइड में कोई भी शियर स्ट्रेसेस एक्ट नहीं कर रही हैं। ठीक है, नो शियर स्ट्रेसेस। ठीक है, दूसरा कि हमारा जो फ्लूइड हो सकता है वो आइडियल फ्लूइड फ्लो हो। आइडियल फ्लूइड फ्लो के केस में क्या होगा, हमारा जो विस्कोसिटी है बेसिकली वो जीरो हो रही है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन। तीसरा हो सकता है कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब ये है कि जो फ्लूइड की लेयर्स हैं, ठीक है, अगर ये फ्लूइड की लेयर्स मूव कर रही हैं आपस में तो देयर विल बी फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर विल बी वेरिएशन इन प्रेशर। ठीक है, अगर हमारा रिलेटिव मोशन होगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर विल बी प्रेशर वेरिएशन। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो कंडीशन ये हो गई कि सिर्फ हमारा देयर शुड नॉट बी एनी रिलेटिव मोशन। अगर मोशन हो रहा है फ्लूइड का, ठीक है, तो फ्लूइड का अगर मोशन हो रहा है तो इंपॉर्टेंट चीज है कि वो यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक लीनियर एक्सेलरेशन से हमारा फ्लूइड मूव कर रहा है, लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, और फ्लूइड यूनिफॉर्म है यानी सभी लेयर्स सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, तो जो रिलेटिव मोशन नहीं होगा उस केस में। ठीक है, इट मींस फ्लूइड इज मूविंग यूनिफॉर्म, उस केस में भी हमारा जो प्रेशर है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम रहेगा, फिर देयर विल बी नो हेड लॉस। इसी वजह से यूनिफॉर्म फ्लो के केस में देयर इज नो हेड लॉस। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो सेम तभी होगी जब देयर इज नो रिलेटिव मोशन ऑफ वन फ्लूइड रिलेटिव टू ईच अदर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इस प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश किया था हमारे पास्कल ने, ब्लेस पास्कल। ही एस्टैब्लिश दैट कि अगर हम किसी भी फ्लूइड में कोई भी प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, तो दैट इज इक्वली ट्रांसफर्ड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड। हर एक पॉइंट पे वो प्रेशर ट्रांसफर होगा। तो इसका मतलब अगर आप यहां से आपने कोई प्रेशर अप्लाई किया P1, तो यहां पर भी जो प्रेशर डेवलप होगा दैट विल बी इक्वल टू P2 किसी भी फ्लूइड पॉइंट पे। ठीक है, तो आपका जो प्रेशर होगा F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2 है। तो इस प्रिंसिपल का यूज करके आप ये देख सकते हो कि आपने कम फोर्स लगाई बट आपने उस फोर्स को लार्ज फोर्स में कन्वर्ट करके
you have utilized for lifting a large weight by a small force by application of Pascal's law। तो कॉमन एग्जांपल है हाइड्रोलिक जैक। ठीक है, तो हमारी जो F2 फोर्स है वो हमने एरिया बड़ा कर लिया जहां पर प्रेशर एक्ट कर रहा था। तो दिस A2 by A1 जो पैरामीटर है इसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। तो इस प्रिंसिपल का यूज करके आप स्मॉल फोर्स से लार्ज फोर्स का यूज करके ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड दिस इज द कंसेप्ट कि हमारा हाइड्रोस्टैटिक कंडीशंस में यानी फ्लूइड एट रेस्ट के केस में जो प्रेशर है इज सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इन अ गिवन फ्लूइड रिगार्डलेस ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब है शेप और क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड नहीं कर रहा है हमारा जो प्रेशर है, प्रोवाइडेड दैट द पॉइंट्स आर इंटरकनेक्टेड बाय द सेम फ्लूइड। यानी ए पॉइंट पे जो प्रेशर है इफ दे आर एट द सेम हाइट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जितने भी फ्लूइड्स हैं वो हमारे कहीं पर भी सिचुएटेड है, वहां पे हमारा उन सभी पॉइंट्स में सभी डायरेक्शन में जो हमारा फोर्सेस होंगे वो सेम होगा। ठीक है, एंड दैट विल बी गिवन बाय पी एटमॉस्फेरिक जो हमारा यहां पे एटमॉस्फेयर पे आ रहा है प्लस रो जी एच। ठीक है, तो ये चीज कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं। सेम प्रिंसिपल का यूज करके आपका ये एक न्यूमेरिकल है जिसमें हमें ये निकालना है कि किसी भी पर्टिकुलर डेप्थ में, मैंने आपको बताया कि अगर हमारा फ्लूइड एट रेस्ट है तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं इसके सभी डायरेक्शन में प्रेशर सेम होगा। ठीक है, लेकिन कोई पार्टिकल अगर हमारा यहाँ पे है और एक पार्टिकल हमारा यहाँ पर है तो ये हमारा अज्यूम कर लेते हैं कि H1 डिस्टेंस पे है और ये हमारा H2 डिस्टेंस पे है। तो डिफरेंट पार्टिकल्स डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन फ्लूइड पे कहाँ पर है वो प्रेशर हमारा वेरी करेगा। और वो प्रेशर कैसे वेरी करेगा इसके लिए फिर हमने क्या किया, एक एलिमेंट ले लिया जो कि ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे फ्री सरफेस था। आपने एक Z1 डेप्थ पे देखा कि ये सरफेस पे जो प्रेशर है वो P2 एक्ट कर रहा है और नेक्स्ट एक लेयर लिया आपने फ्लूइड की। वी अज्यूम कि हमारा देयर आर डिफरेंट लेयर्स। ठीक है, तो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो तो एक लेयर का जो वेट है पानी का एक दूसरे के ऊपर आ रहा है। तो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो आपका वेट बढ़ता जा रहा है तो आपकी नीचे वाली लेयर्स का जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि प्रेशर इन अ लिक्विड एट रेस्ट इंक्रीजेस लीनियरली। इंपॉर्टेंट चीज है कि लीनियरली हमारा इंक्रीज करेगा विद डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस। इसको हम लोग डेरिवेशन कर लेते हैं बेसिक कंसेप्ट से कि Z2 और Z1 पे हमारा इस फेस पे P2 और P1 प्रेशर लग रहा है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रेशर का मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, वी हैव अज्यूम्ड। तो P2 और P1 हमारा, अभी हमें ये नहीं पता कि P2 और P1 में क्या रिलेशन है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा एक वेट एक्ट कर रहा है, इसकी जो विड्थ है डेल्टा एक्स है, डेल्टा जेड आपने हाइट मान ली Z2 और Z में। आप मतलब इतनी लेयर आप मूव कर गए, एक फ्लूइड लेयर यहाँ पर है, एक फ्लूइड लेयर यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो प्रेशर था P2 है, यहाँ पर आपका प्रेशर जो एक्ट कर रहा है इस फ्लूइड लेयर पे P1 एक्ट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। आप नीचे जा रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नेट फोर्सेस इन Z डायरेक्शन आपको 0 करना है। ठीक है, तो प्रेशर फोर्स P1 इंटू डेल्टा एक्स, आपने इस एलिमेंट जो y डायरेक्शन में आपका डायमेंशन था वो डेल्टा y इज इक्वल टू यूनिट विड्थ ले लिया। तो डेल्टा x हो गया माइनस P2 डेल्टा x माइनस जो हमारा वेट था इक्वल टू 0। अब वेट को आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया रो जी वी डेल्टा x इंटू डेल्टा जेड, डेल्टा y हमारा यूनिट विड्थ आपने ले लिया परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। तो P1 माइनस P2 जो निकल के आया दैट कम्स टू एट एज रो जी डेल्टा एच एंड P1 माइनस P2 को आपने अज्यूम किया कि इट इज डेल्टा P। तो डेल्टा P बाई डेल्टा Z जो आया वो रो जी आया। अब बिकॉज हम नीचे जा रहे थे तो P1 हमारा फोर्स था, तो इसको हमने रीअरेंज किया तो वी कैन राइट डेल्टा P माइनस डेल्टा H
इज इक्वल टू माइनस रो जी। माइनस रो जी ये इंडिकेट कर रहा है कि हम जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं हमारा प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज P2 माइनस P1 जो होगा वो माइनस रो जी डेल्टा जेड हो जाएगा, बिकॉज P2 इज लेस देन P1, सॉरी P2 इज लेस देन P1, यानी हमारा देयर इज इंक्रीज इन प्रेशर। तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिख ली dP अपॉन dz इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो जी। तो हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया किसी भी डेप्थ हाइट h पे, डेप्थ h पे, तो हमारा जो P आएगा दैट विल बी गिवन बाई रो जी एच। ठीक है, तो वो हमारा P जो होगा डेल्टा P होगा बेसिकली, एंड डेल्टा P क्या होगा, P बिलो माइनस P अबव इज इक्वल टू रो जी एच। P बिलो हमारा ये वाला पॉइंट हो गया और हमारा अबव वाला ये हो गया। अबव में हमारा जो प्रेशर आ रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं बिलो में जो हमारा प्रेशर है दैट इज रो जी एच। रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, तो हमारा पी बी इज इक्वल टू हो जाएगा किसी भी एच हाइट पे P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच। ठीक है, तो पी बी माइनस P एटमॉस्फेरिक इज बेसिकली दी गेज प्रेशर। ठीक है, और P एटमॉस्फेरिक प्लस P इज बेसिकली P एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर इज एक्चुअल प्रेशर उस पॉइंट पे क्या एक्ट कर रहा है। ठीक है, और गेज प्रेशर बेसिकली क्या है, हमारा कोई भी आप मैनोमीटर या बैरोमीटर लगाओगे तो जनरली दे आर कैलिब्रेटेड कि वो जीरो रीडिंग दिखाते हैं जब वो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सेट रहते हैं। तो हमारा जो P एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो माइनस आप करोगे, ठीक है, तो यू विल गेट दी गेज प्रेशर। ठीक है, अब हम अगर डिफरेंट लिक्विड्स हमारे एक के ऊपर एक रखे हुए हैं तो बिकॉज जो हमारा प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड हाइट ऑफ द फ्लूइड, तो हमारा अकॉर्डिंगली आपको क्यूमुलेटिव ऐड करते जाना है, हमारा प्रेशर अक्रॉस ईच फ्लूइड चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपका दिया हुआ है कि जो फ्लूइड है उसमें 1 मीटर तक आपका वाटर है और उसके ऊपर 0.5 मीटर यानी 50 सेंटीमीटर आपका ऑयल है, एंड दैट इज बेसिकली एक्सपोज टू, ये अज्यूम की इट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारा बॉटम पे कितना प्रेशर होगा, तो अगर कोई भी आप यहाँ पे गेज लगाते हो तो आपको यहाँ पे कितना प्रेशर दिखेगा। ठीक है, तो यहां पर ये नहीं मेंशन कर रहा है कि आपको गेज प्रेशर बताना है या एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है, तो आप सिंपली इक्वेशन लिखेंगे कि यहाँ पे ए पॉइंट है। ठीक है, तो पी ए माइनस P एटमॉस्फेरिक क्या होगा, दैट विल बी गिवन बाई, या आप सिंपली पी ए लिखोगे तो P एटमॉस्फेरिक प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप एज्यूम कर रहे हो, ये हो सकता है प्रेशराइज्ड हो, अगर प्रेशराइज्ड नहीं है तो ओनली जो हमारा लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एक्ट कर रहा होगा। तो पीए पर हमारा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, फिर ऑयल का वेट की वजह से जो प्रेशर आ रहा होगा और पानी के वेट की वजह से जो आ रहा होगा, तो दैट इज बेसिकली रो ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू हाइट यानी 0.5 मीटर प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाई जी इंटू हाइट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो P एटमॉस्फेरिक प्लस इसको सॉल्व करोगे 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखोगे वैल्यू, तो यू विल गेट 14 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपने यहां गेज प्रेशर लगाया है तो जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिगार्डिंग वो जीरो रीडिंग शो करते हैं, तो विल अज्यूम कि इट इज जीरो। तो आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में जब आप प्रेशर को लिखते हो दैट इज नोन एज गेज प्रेशर इज इक्वल टू 14 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर होगा वो P एटमॉस्फेरिक जो बेसिकली 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो ये आपका ऐड हो जाएगा। तो जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा ए पॉइंट पे, कंसीडरिंग कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी नहीं दिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, वी हैव अज्यूम्ड, तो वी विल एक्सप्रेस इट एज अ गेज प्रेशर। ठीक है,
115.325 आ जाएगा हमारा ऑब्सोल्यूट प्रेशर। तो ऑब्सोल्यूट प्रेशर बेसिकली एक्चुअल प्रेशर है उस पॉइंट पे कितना आ रहा है, और गेज प्रेशर है विथ रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि हमने वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यू अज्यूम्ड इट इज 0, हमने अपने रीडिंग्स को 0 सेट कर लिया है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो नियरेस्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर विल बी 14 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो टोटल प्रेशर है किसी भी प्लेन सरफेस पे जो हमारा एंगल इंक्लाइंड है विथ हॉरिजेंटल इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया कि जो भी प्लेन सरफेस है उस पर प्रेशर हमारा हमेशा परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है, बिकॉज सभी डायरेक्शन में हमारा जो प्रेशर होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो सेम होगा। तो एरिया ऑफ जो सरफेस है जिस पर हमारा इंटेंसिटी प्रेशर एक्ट कर रहा है दैट विल बी P इंटू ए। दिस इज बेसिकली प्रेशर फोर्स। हम अगर मान लें तो P इंटू ए मैग्नीट्यूड का हमारा प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, एंड दैट विल एक्ट एज द सेंट्रॉइड ऑफ द प्लेन सरफेस। ठीक है, तो अगर आप इसको एक थीटा एंगल पे एक्ट कराएंगे तो जो मैग्नीट्यूड आएगा वो स्टिल हमारा P मैग्नीट्यूड का होगा, जो यहाँ पर स्मॉल p a इंटू ए एक्ट कर रहा था। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था वो हमने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर थीटा डिग्री पे हम इसको करेंगे या किसी भी एंगल पे करेंगे, कोई भी आर्बिट्री एंगल, वहां पे वो प्रेशर सेम आएगा। एंड दिस इज बेसिकली द पास्कल्स लॉ विच इज एस्टैब्लिश्ड इन 1653, एंड ही वाज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन। ठीक है, और अगर किसी भी फ्लूइड एट रेस्ट में हम प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो वो इक्वली सभी डायरेक्शन में उतना प्रेशर ट्रांसफर होता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर है उसकी पोजीशन क्या होगी किसी भी प्लेन सरफेस पे जो कि हमारा वर्टिकली इमर्स्ड है स्टैटिक मास ऑफ फ्लूइड। स्टैटिक मास ऑफ फ्लूइड का मतलब है कि फ्लूइड हमारा रेस्ट पे है, देयर इज नो shear stresses। ठीक है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन, देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्सेस, और हमें निकालना क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर। तो सेंटर ऑफ प्रेशर बेसिकली कोई भी प्लेन सरफेस है जब इसको हम पानी में इमर्ज कर रहे हैं तो जो भी उस पर प्रेशर आ रहा है, ठीक है, अब बिकॉज हमने प्लेन सरफेस अज्यूम किया, वी अज्यूम कि इट इज एन ऑफ आर्बिट्ररी शेप। कोई भी हमने एक शेप अज्यूम किया जो आपको यहां पर दिख रहा है, ठीक है, जो कि इमर्ज्ड है, कंप्लीटली पानी में सबमर्ज्ड है। ब्लू कलर का जो है वो पानी है, ये आपका फ्री सरफेस है। ठीक है, तो जो इस पे प्रेशर होगा, यहां पर अलग प्रेशर होगा, जैसे जैसे आप पानी के नीचे जा रहे हैं, डेप्थ बढ़ती जा रही है, तो आपका जो प्रेशर का मैग्नीट्यूड आप देख पा रहे हैं कि यहां पर इस पॉइंट पे अलग है, इस पॉइंट पे अलग है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द प्रेशर प्रिज्म, इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज अ प्रेशर प्रिज्म। अब ने क्या किया, एक स्मॉल डीए एक एलिमेंट ले लिया, एक स्मॉल एरिया ले लिया। ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन हमने देखा, ये हमारा प्रोजेक्टेड एलिमेंट है जो कि बेसिकली जो हमारा हॉरिजेंटल सरफेस है उसके साथ एक एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, तो ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। ठीक है, तो इस एक्सिस के अलोंग हमने ये अज्यूम किया कि वो जो एलिमेंट है वो हमारा वाई डिस्टेंस पे है और फ्री सरफेस से उसकी हाइट h है। ठीक है, तो बेसिकली सिर्फ आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके देख सकते हैं कि ये पॉइंट आपका फ्री सरफेस से कितनी दूर पे आ जाएगा, h इज इक्वल टू वाई साइन थीटा। ठीक है, अब अलोंग दिस शेप हमारा जो प्रेशर है, देख पा रहे हैं कि मैंने आपको बताया जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, आपका प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बिकॉज एक लेयर दूसरे लेयर पर वेट बढ़ाती जा रही है। ठीक है, अब जो ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट प्रेशर जहां पर एक्ट करेगा, प्लेन सरफेस जब आपका एक्ट कर रहा था, जो मैंने आपको इसके पहले वाला क्वेश्चन बताया, अगर ये हमारा हॉरिजेंटल सरफेस था तो वहां पर हमारा जो प्रेशर था वो परपेंडिकुलर एट द सेंट्रॉइड ऑफ एरिया एक्ट कर रहा था। लेकिन अब क्या है, बिकॉज यहाँ पे जो प्रेशर इंटेंसिटी थी वो यूनिफॉर्म थी। ठीक है, तो इट वाज एक्टिंग एट द सेंट्रॉइड, बट अब यहां पर क्या है, हमारा जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होता है, मतलब बढ़ता जा रहा है, एंड दिस
नॉन यूनिफॉर्मिटी इन प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी वजह से एक जो रिजल्टेंट फोर्स होगी, प्रेशर की रिजल्टेंट फोर्स होगी, वो एक पॉइंट पर एक्ट करेगी। तो वहां पर हमें अब दो चीज चाहिए कि उस रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड, हमने उसको एफ आर कहा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा एंड उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा। तो जो पीओ होगा, रिजल्टेंट फोर्स का इमर्स्ड बॉडी में कहां पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, अब इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हमने ये सी से लिखा है, दिस इज सेंट्रॉइड, और ये अज्यूम कर लिया कि सेंटर ऑफ प्रेशर इज एक्टिंग समवेयर हियर। बेसिकली रिजल्टेंट फोर्स जो हमारी यहां एक्ट कर रही है, और इसका जो एरिया है, टोटल एरिया इज ए, और जो स्मॉल एलिमेंट आपने कंसीडर किया जिसकी दूरी इस एक्सिस पे y थी, ठीक है, और इस 90 डिग्री एक्सिस पे हमने फिर रिजॉल्व किए हैं कंपोनेंट्स थीटा के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो yc जो है वो z एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमारी डेप्थ कितनी है सेंटर ऑफ प्रेशर की, वो है, सॉरी सेंट्रॉइड की डेप्थ है ये, और सेंटर ऑफ प्रेशर की जो डेप्थ होगी वो हमारी हमने अज्यूम किया वो yp होगी। तो हमें बेसिकली yp निकालना है कि सेंटर ऑफ प्रेशर बेसिकली है कहां पर। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या किया है कि स्मॉल एलिमेंट ले लिया। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट लेने के बाद आप ये कहेंगे कि यहां पे जो फ्री सरफेस है, ठीक है, फ्री सरफेस पे हम मान लेते हैं कि वी हैव अ प्रेशर पी नॉट, इट मे बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो पी एटमॉस्फेरिक पे हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट आपने लिया यहां पे, उसकी जो हाइट है वो वाई साइन थीटा है। तो इस जगह पे हमारा कितना प्रेशर होगा इस स्मॉल एलिमेंट पे, दैट विल बी गिवन बाई P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। ठीक है, बिकॉज इस एलिमेंट की हाइट h थी, इसको आप लिख सकते हो पी नॉट प्लस रो जी वाई साइन थीटा। हम एज्यूम करेंगे कि पी नॉट अभी हमारा नेग्लिजिबल है। ठीक है, इसको हम अभी एनालिसिस में नहीं ला रहे हैं, तो हमारा जो P है बेसिकली क्या हो गया, रो जी वाई साइन थीटा। ठीक है, अब ये इस स्मॉल डी एलिमेंट पे लग रहा था, तो जो हमारी फोर्स हुई, रिजल्टेंट फोर्स हुई उस एलिमेंट पे एफ डी ए एक एलिमेंट पे, तो वो हमारा प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई जो उस ये एरिया था। ठीक है, एरिया, तो ये हो गया हमारा रो जी वाई साइन थीटा डी ए। ठीक है, अब टोटल फोर्स क्या होगी आपकी, इसको आप इंटीग्रेट कर दिया आपने टोटल एरिया के रेस्पेक्ट में, तो आपकी जो रिजल्टेंट फोर्स बनी वो क्या बनी, पीडीए। तो ये आपका जो पैरामीटर ये बाहर आ गया, रो जी साइन थीटा, कंप्लीट एरिया में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो जो वाई डी ए ये पैरामीटर है, इसको आप लिख सकते हो क्या, दिस इज बेसिकली फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया जो कि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंट्रॉइड है बेसिकली। ठीक है, ये वाला जो एलिमेंट है, दिस इज बेसिकली वाई सी। ठीक है, जो आपको यहां पे मैंने बताया था, ये सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड जो है इस बॉडी का जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ये वाई डी ए विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन ए। तो इसको हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स इज रो जी साइन थीटा इंटू वाई सी, और वाई सी साइन थीटा क्या हो गया, रो जी एच सी। तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या हो गया, रो जी एच सी। अब जब हम इसको निकालेंगे कि ये रिजल्टेंट फोर्स लग कहां रहा है, उसके लिए आपको जो वर्टिकल लोकेशन है, उसके लिए आपको मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स टू मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर फोर्स, जो अक्रॉस द बॉडी जो हमारी प्रेशर फोर्सेस आ रही हैं स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स पे, उसका रिजल्टेंट फोर्स के साथ आपको मोमेंट इक्विलिब्रियम कर देना है। ठीक है, तो yp इंटू एफ आर हो जाएगा। ये अज्यूम करेंगे कि हमारा ये जो yp इस पॉइंट O के अबाउट हमने मोमेंट ले लिया, तो एफ आर इंटू दिस yp, और ये हमारा इंटीग्रेशन है जो पीडीए फोर्स
थी, उसके साथ हमारा y वाला जो पैरामीटर था, कोई भी एलिमेंट हमारा y दूरी पे है, इसको जब आपने सॉल्व किया तो यू विल गेट, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका जो सेंटर ऑफ प्रेशर की लोकेशन है इस z एक्सिस के विथ रेस्पेक्ट टू दिस z एक्सिस, वो आपकी निकल के आएगी yp इज इक्वल टू yc प्लस ixxc, जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस पर्टिकुलर शेप का अबाउट इट्स सेंट्रॉइड, ठीक है, डिवाइडेड बाई a इंटू yc, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ixxc है इसको कभी कभी आप ig भी लिख सकते हो, कि बेसिकली अगर 3 डायमेंशन में देखोगे इसको आप, तो जो ये शेप था ये आपका xx था, तो इसका इसके अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ठीक है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये ixx कैसे लेंगे ये ध्यान रखना है। तो इसको आप विथ रेस्पेक्ट टू दिस हाइट, ये सेंटर ऑफ प्रेशर फ्री सरफेस के रेस्पेक्ट में कितना दूर है, इसको आप hp लिखेंगे, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो आपका hc दूरी पे था, तो इसको आप लिख सकते हो hp इज इक्वल टू, सिंपल ज्योमेट्री से hp इज इक्वल टू hc प्लस ig साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ahc, ठीक है, वेयर hc इज द हाइट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ दैट शेप फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो ये सिंप्लीफाई करके आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। तो आप ये देखोगे कि जो ये वाला पैरामीटर है ये हमारा बेसिकली ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो हमारा जो hp होगा इट विल बी ग्रेटर देन hc। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर है वो सेंट्रॉइड ऑफ दैट एरिया के नीचे लाई करेगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं, जो रिजल्टेंट फोर्स है एक्टिंग ऑन अ प्लेन सरफेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एट द सेंट्रॉइड ऑफ द सरफेस एंड द सरफेस एरिया एंड इट्स लाइन ऑफ एक्शन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ प्रेशर। तो जो रिजल्टेंट फोर्स हमने कैलकुलेट की थी वो ये थी कि जो इस सेंट्रॉइड पर जो रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है, जो प्रेशर फोर्स है मल्टीप्लाइड बाई ए, ठीक है, यानी जो सेंट्रॉइड पे बेसिकली आप ये ध्यान रखो जो कोई भी एरिया है उसके सेंट्रॉइड पे कितनी प्रेशर फोर्स आ रही है मल्टीप्लाइड बाई द एरिया जो होगी वो रिजल्टेंट फोर्स होगी। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए आपको प्रेशर निकालना पड़ेगा जो उसके सेंट्रॉइड पर है। तो आप अगर ये यूनिफॉर्मली लीनियरली वेरी कर रहा है तो ये शेप आएगा, यहां पर आप बेसिकली प्रेशर निकाल लोगे विच विल बी पीसी। इस सेंट्रॉइड पर जो प्रेशर का मैग्नीट्यूड है उसको आप टोटल सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट दी रिजल्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो अब यहां पे ये कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर है इट इज ऑलवेज बिलो दी सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि हमारा एक वर्टिकल ट्राइंगुलर एरिया है विथ वर्टेक्स डाउनवर्ड और जिसका एल्टीट्यूड यानी हाइट जो है उस ट्राइंगल की वो h है और उसका जो बेस है ट्राइंगल का जो बेस है वो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पर लाई कर रहा है। तो हमने क्या किया, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया कि एक फ्री सरफेस है हमारा जिसके बेस हमारा बेसिकली पैरेलल है और जो वर्टेक्स है वो डाउनवर्ड है, इररिस्पेक्टिव कि ट्राइंगल किस टाइप का है, आइसोसेलेस है या इक्विलेटरल, इट कैन बी ऑफ एनी शेप, ठीक है। तो अगर इसको हम 3D में विजुलाइज करें तो अगर ये हमारा ऊपर से आप जब देखोगे तो ये हमारा लिक्विड का सरफेस है, तो कहीं ट्राइंगल हमारा बेसिकली आपने पानी में ऐसे डाल रखा है, ठीक है। तो हमारा जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे हमारा जो मैग्नीट्यूड होगा वो इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। तो अब हमें निकालना है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इस फ्री सरफेस से कितनी दूर पर एक्ट कर रही है विच वॉज hp। तो हमें बेसिकली hp निकालना है बिकॉज यहां पर ये जो ट्राइंगुलर एरिया है ये एग्जैक्टली फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो जो थीटा एंगल था हमारा ऊपर वाली इक्वेशन में वो 90 डिग्री हो जाएगा बिकॉज साइन 90 हमारा 1 होता है। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो hp इज इक्वल टू hc
प्लस आई जी अपॉन ए एच सी बनेगी। ठीक है, ए इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, जो सरफेस एरिया इस ट्राइंगल का वो एरिया हो जाएगा विच इज बेसिकली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो एल्टीट्यूड हमने दिया हुआ है। जो जी है बेसिकली सेंट्रॉइड है, जो कि बेसिकली यहां पर लाई कर रहा है। अगर हम इसको थोड़े से दूसरे कलर से दिखाते हैं तो ये जो सेंट्रॉइड है वो यहां पर है, ये जी है। इसके अबाउट जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट, तो वो हमें पता है आई जी इज गिवन बाई बी एच क्यूब अपॉन 36। ठीक है, तो ये वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। एच सी इज बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया। सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया जो होगा वो आपका 2h/3 पे होगा, सॉरी h/3 पे होगा। फ्रॉम द बेस से हम ले रहे हैं ना, क्योंकि हमारा बेस पैरेलल है तो ये h/3 होगा, बिकॉज मोर एरिया इज कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स द बेस। तो ये एरिया आपका कितना होगा, h/3। तो आपका एच सी जो है वो h/3 हो गया, आई जी हो गया आपका BH³/36, एरिया आपका BH/2 मल्टीप्लाइड बाई दी h/3। तो ये आप सॉल्व करोगे तो h/3 प्लस h/6 इज इक्वल टू h/2 आ जाएगा। तो हमारा जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो हमारा होगा h/2, मतलब मिड हाइट पर एक्ट कर रहा होगा। जो रिजल्टेंट फोर्स है वो मिड हाइट पर एक्ट कर रही होगी, और जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या होगी, प्रेशर फोर्स एट दिस जी वैल्यू। सेंट्रॉइड पे जो प्रेशर वैल्यू है वो क्या है, मल्टीप्लाइड बाई द एरिया। ठीक है, तो सिंपली आपको h/3 दूरी पे इस प्रेशर का मैग्नीट्यूड निकाल लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यहां पर जो प्रेशर होगा वो रो जी एच होगा। ठीक है, यहां 0 होगा फ्री सरफेस पे, अज्यूमिंग देयर इज नो एक्सटर्नल प्रेशर। तो यहां पर आप प्रोपोर्शनेटली निकालकर एरिया ऑफ जो रो हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है वहां से मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हो। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक वर्टिकल सेमी सर्कुलर प्लेट है जो कि सबमर्ज्ड है, फुली सबमर्ज्ड है। होमोजीनियस लिक्विड मींस सब लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज है सभी पॉइंट्स पर वो सेम है, और उसका जो डायमीटर है प्लेट का वो डी है फ्री सरफेस पे। हमें निकालना है कि सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ कितनी होगी फ्री सरफेस से। फ्री सरफेस इज बेसिकली एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फ्री सरफेस जो है वहां पर बोल रहा है डायमीटर डी है। तो इसको अगर हम डायग्राम से ड्रॉ करेंगे, 3D व्यू में हम देख रहे हैं, दिस इज द वाटर सरफेस। तो हमारी कुछ प्लेट हमारी ऐसे होगी, ठीक है, और ये हमारा नीचे पानी है और ये हमारा फ्री सरफेस है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो प्लेट है इसकी जो डायमीटर दी है वो डी दी हुई है। तो जब आप इस एंगल से इस व्यू से इसको देखेंगे तो आप इसको डायग्रामेटिकली ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं 2 डायमेंशन व्यू में, या इसकी जो डायमीटर है वो डी है और इसका जो रेडियस है हम अज्यूम कर लेते हैं कि इट इज आर। ठीक है, और ये हमारा फ्री सरफेस है। अब हमें निकालना है क्या है कि जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा इस पे, ठीक है, वो कहीं पर यहां एक्ट कर रहा होगा। तो विल अज्यूम कि ये दूरी कितनी है, विच इज बेसिकली एच पी, सेंटर ऑफ प्रेशर कितना है। ठीक है, तो यहां पे जो हमारा आप कह सकते हो कि जो सेंट्रॉइड है वो यहां पर एच सी जो है वो 4r/3π है। इसको आप 2d/3π भी लिख सकते हो। और इस जी पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज गिवन बाई πr4 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 8r4 डिवाइडेड बाई 9π। ठीक है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका जो मैग्नीट्यूड निकल के आता है यू विल गेट 0.11 r⁴। इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हो तो जो हमारा hp है वो क्या निकल के आएगा, hc क्या है 4r/3π प्लस, बिकॉज ये वर्टिकल का मतलब है कि यहाँ पे जो थीटा जो था वो 90 डिग्री है फ्री सरफेस के रेस्पेक्ट में।
तो साइन 91 हो जाएगा। तो आई जी की वैल्यू आप यहाँ पर ये वाला ही सब्स्टिट्यूट करोगे, डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4r बाई 3 पाई। ठीक है, जब इसको पूरा सॉल्व करोगे आप तो यू विल गेट इन टर्म्स ऑफ डायमीटर कि HP इज बेसिकली 3 पाई डी बाई 32। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। यहाँ मैथमेटिकली मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है, यू कैन रेफर दिस, यू कैन सी हाउ इट इज कैलकुलेटेड एज 3 पाई डी बाई 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वर्टिकल प्लेट है। यहाँ पर प्लेट का जो अलाइनमेंट है प्लेन सरफेस का, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि किस ओरिएंटेशन में प्लेट है, बिकॉज जो हमारा एंगल है वो उसी पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर जो वर्टिकल रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस है उस पानी में सबमर्ज है, इट इज इमर्स्ड इन वाटर परपेंडिकुलरली। इसका जो टॉप है वो 1 मीटर पे है और जो बॉटम है वो 6.0 मीटर पे है फ्री सरफेस पे। तो आप ये कह सकते हो कि अगर दिस इज द फ्री वाटर सरफेस, तो यहां से इसकी जो हाइट दी हुई है दिस इज 1.5 मीटर, और जो इसका बॉटम सरफेस है वो आपका है 6 मीटर पे है। ठीक है, आपने प्लेट की डायमेंशंस मान ली, A क्रॉस B इसकी हाइट है। तो जो हमारा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है, बिकॉज यहां पर आप जब जाओगे तो दैट विल बी गिवन बाई रो G इंटू एच, ये हमारा 1.5 होगा, और जो इसका बॉटम पे जो प्रेशर होगा बढ़ेगा दैट विल बी रो G इंटू 6। ठीक है, हमें निकालना है सेंटर ऑफ प्रेशर, यानी जो इसका रिजल्टेंट फोर्स है वो जहां पर एक्ट कर रहा है उसकी दूरी, यानी सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है। तो दिस विल बी दी HP। ठीक है, और ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स है जहां पर इसका रिजल्टेंट एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो अब हमारा जो HP होगा दैट विल बी गिवन बाई HC। इस प्लेट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो कि बेसिकली इसके मिड पॉइंट पे होगा बिकॉज इट इज अ रेक्टेंगुलर प्लेट, इसका एक्सिस का अगर हम खींचेंगे तो इस एक्सिस के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी IG HC प्लस IG अपॉन AHC। ठीक है, HC कितना होगा हमारा, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उससे उसकी दूरी कितनी है फ्री सरफेस से, दिस विल बी HC। ठीक है, तो ये इसका मिड हाइट पे होगा, तो इट विल बी गिवन बाई, इसकी हाइट आपकी 6 माइनस 1.5 मीटर हो जाएगी, यहां से लेके 4.5 मीटर हो जाएगी, और इसकी जो मिड हाइट होगी सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड की वो 2.25 हो जाएगी। तो यहां फ्री सरफेस से इट विल बी ये 2.25 यहां पर होगी, इसकी आपकी फ्री सरफेस से जो हाइट है उस पे 1.5 और जुड़ जाएगा। तो आपकी जो HC की वैल्यू है वो निकल के आएगी 2.25 मीटर प्लस 1.5 मीटर जो हमारा फ्री सरफेस से दूरी है, तो इट विल कम 3.75। तो इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, 3.75 प्लस सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह रहे हैं, सेंट्रॉइड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया होगा वो हमारा BH³ अपॉन 12 होगा, यानी हाइट जो है वो हमारी B है, तो AB³ बाई 12 हो जाएगा। तो AB³ डिवाइडेड बाई 12, एरिया हमारा A इंटू B हो जाएगा, HC क्या हो जाएगा 3.75। इसको सॉल्व करोगे तो 3.75 प्लस B स्क्वायर बाई 12 इंटू 3.75, और जो B दिया है हमारा वो कितना निकल के आएगा, 6 माइनस 1.5 कर दोगे तो विल गेट 4.5। तो 3.75 प्लस 4.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3.75, इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट करेक्ट आंसर एज 4.2 मीटर। ठीक है, करेक्ट आंसर C होगा। आई होप माई वीडियो इज हेल्पफुल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।